अस्सलाम वालेकुम। तमाम नाजरीन, दोस्त, अब सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो। मुश्किल और तकलीफ़ दे ईद इस हवाले से है, एक तरफ हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं और दूसरी तरफ गाज़ा में जो करबला जारी है और 56 ममालिक के सरबराह खामोश हैं। मैं ईद की खुशियों में आपको ज़्यादा नहीं, लेकिन बहरहाल ईद की खुशियों में ये गम भूलना नहीं चाहिए हमें। ईद के प्रोग्राम चल रहे हैं स्पेशल। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ हबीब साहब हैं। आंखें ज़रा ठीक नहीं हैं उनकी, इसलिए उन्होंने मेरा थोड़ी सी ऐनक लगाई हुई, तो हमने कहा साथ हम पे भरपूर साथ देना इस चीज़ को सामने रखते हुए। मियाँ हबीब साहब से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है, सहाफ़त में बड़ी खिदमात है इनकी। आज हम पहले उनसे उन्हीं खिदमात पे पूछेंगे। एक दौर में जिना अखबार सारा चलाया करते थे, फिर मुख्तलिफ़ चैनल्स में अक्सर हम प्रोग्रामों में इकट्ठे हुआ करते थे। मियाँ हबीब साहब से ही पूछते हैं। मियाँ हबीब साहब, मुख्तसरन बताइएगा अपनी ज़िंदगी के बारे में। जी, बहुत शुक्रिया आज़र सिद्दीक़ साहब। सबसे पहले तो आपने ग्लासेस की बात की, तो वो बचपन में जो है ना कलर ग्लासेस लिया करते थे। ईद के दिनों में खास तौर पर यार, ईद के दिनों में जाके खरीद ले गुलाबी कलर के, हरे रंग के, तो आज फिर बचपन याद आ गए। जबरदस्त। जहाँ तक आपने सहाफ़त की बात की, तो अज़र साहब ज़माना तलबा इल्मी में मुझे ना बड़ा शौक़ था सहाफ़त का। तो मैंने जो ही बीए किया तो उसके बाद 88 की असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई थी, और साथ ही जंग ने एक ऐड दिया कि इलेक्शन के लिए जो है रिपोर्टर और असिस्टेंट दरकार है। तो वहाँ से जंग से शुरू किया, बाकायदा इंटरव्यू देकर और बाकायदा मेरिट पे जो है ना सिलेक्शन हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इतनी ज़्यादा मेहनत की कि जब वो इलेक्शन सेल के आर्जी लोग फारग किए गए तो सिर्फ 2 लोग जो थे वो परमानेंट हुए, उनमें से एक मैं था। जबरदस्त। और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने 4-5 अखबार जो हैं वो निकाले हैं, चलाए आपने साथ, फिर चलाए आपने। तो वो उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था कि मियाँ हबीब का नाम जो है ना वो प्रिंट मीडिया में अखबार की कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था। मैंने आपने आंखों सामने देखा है जिन अखबारों के हवाले से जितनी आपने मेहनत। पाकिस्तान, दिन, खबरें, 92, अखबार लाहौर, ये सारे अखबार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाजी से फिर कालम नवीसी की तरफ आ गए। बहुत तो आज भी आप कर रहे हो। अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी इज़्ज़त बख्शी और मेरे लफ्ज़ों को पजीराई दी। उसके बाद फिर एंकरिंग में भी अब आजमा रहे हैं अपने आप को, और अल्लाह ताला ने उसमें भी बड़ी इज़्ज़त दी। अच्छा, एक बात बताइएगा मियाँ साहब, आप सियासतदानों के बहुत करीब रहे हैं। मैं ज़रा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करूँगा उससे। ये ईद कैसी गुजारते हैं? आज आप ईद के लिए मेरी तरफ आए हैं, मैंने पकड़ लिया ईद मनाने के लिए। उल्टा मैंने कहा ईद तो मना रहे हैं साथ, मैंने कहा नहीं साथ आप चलें, ये बात भी करें। नाजरीन को भी ये देखें ना, 2 तरह से हैं। एक तो लड़ने, देखें ना, सोशल मीडिया ने बड़ा काम आसान कर दिया। देखें कि हम भाई हैं, मैं ईद मिलने के लिए, आपने कहा चला यार गपशप ही कर। मैंने कहा वो जो गपशप हमने वैसे लगा रही है, वो चैनल पे गपशप लगा ले ताकि लोग भी मुस्तफीद, लोग कुछ सीख सकें, कोई जो तालिब इल्म है वो सीख सकें, कुछ अंदर की बातें सारी आ सके। तो ईद कैसे गुजरती है वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ होती है। ईद उल अज़हा जो है तो वो हर तरफ गोश्त ही होता है, वो स्मेल भी गोश्त की है। नहीं, वो जानवर लाने से लेकर, और मुझे तो याद है, अब तो बचपन, हम मियाँ साहब हमें बचपन याद है कि मादुल शालामार टाउन रहा करते थे, तो हमने बड़े शौक़ से बकरा लेके आना, हमने चराने लेके जाना, फिर हमने सलाम कराने के लिए मादो लाल साल लेके जाना, हमने मेहंदी लगानी। अब वो बातें नहीं रह गई हैं, बिल्कुल है ना? आपको बचपन में अज़र साहब असल में ना हर दौर के मुख्तलिफ तकाज़े होते हैं। अच्छा, वो उस दौर के और तकाज़े थे, आज के दौर के और तकाज़े हैं। दुनिया बड़ी बदल गई है, हर आने वाले दौर में मुख्तलिफ फैशन बदल जाते हैं, मामलात, हालात, रिश्ते, अब तो बहुत कुछ बदल गया। अब तो हर चीज़ ना प्रोफेशनल और कमर्शियल हो गई है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि रख रखाव है, रवायात किसी हद तक ज़िंदा हैं, और रिश्तों की भी पहचान है, तक़द्दस भी है।
तो मैं देख रहा था आपके अक्सर वालदा की तस्वीरें आपने इतनी ज़्यादा लगाई हुई हैं, तो ये देखें ना, ये किसी और माशरे में नहीं हमें मिलता, तो अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, जहाँ तक आपने कहा कि कुर्बानी के, मेरे लिए खुशकिस्मती मेरी ये है कि ये सारे काम मेरा छोटा भाई करता है, हमारी जॉइंट फैमिली है। अच्छा, आप फायदा उठा लेते हैं? तो वो मैं बड़ा हूँ इसलिए फायदा उठाता हूँ। आप बड़े का फायदा उठाते हो? चीज़ ही वो कुर्बानी के जानवर खरीदने से लेकर ज़िबा करने और फिर गोश्त तकसीम करने तक, ये तमाम तर जिम्मेदारी है उसकी। अच्छा, मैं क्या, अब तो मैं बेटा बड़ा हो गया है, अब तो अरसा दराज से मैं जानवर लेने मार्केट में नहीं गया। और वाकई मेरे 2-3 छोटे भाई हैं, वो निकलते हैं, बेटे को मैं साथ भेजता हूँ अच्छा करते ताकि ये सीखे इसको समझ आए। और अब पहले कुर्बानी भी खुद किया करते थे, खाल खुद उतारा करते थे, अब कसाई आ गए हैं। अच्छा, अब आप आते हैं सियासत की तरफ, जो कि आपकी ज़्यादा उम्र जो है वो बड़े से बड़े सियासतदानों के साथ गुजरी है। वो चाहे नवाबजा नसरुल्लाह हो, मलिक मेराज खाल हो, तो मलिक मेराज खाल से आपके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुक़ थे, मुस्तफ़ा कर के बहुत से राज आपके पास है। मैं अगर आपसे पूछूं कि पाकिस्तानी सियासत में साफ तरीन सियासतदान, अभी आज का मैंने बाद में बात करूँगा, माजी में कौन गुजरा है साफ तरीन सियासत? मैं आपको बताऊं, पूरा माशरा जो है ना वो ज़वाल पजीर है। अज़हर सिद्दीक़ साहब, जब हमने सहाफ़त शुरू की थी ना, उस वक्त किसी हद तक जो है ना सियासत को अबादत समझा जाता था, किसी हद तक, और डिक्लाइन शुरू हो चुका था, लेकिन किसी हद तक समझा जाता था। और लोगों में जो है ना वो इतनी दौड़ नहीं थी पैसा इकट्ठा करने की। अब तो मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। और अगर अब आप कहें ना जी कि कौन से सियासतदान को, तो मैं समझूंगा कि कोई जिसका हाथ नहीं पड़ता ना वो शायद बचा हो, वरना हर के हाथ रंगे हुए हैं। वो इस दौड़ में ऐसा मैराथन रेस जारी है ना इस मुल्क को लूटने के लिए, कोई भी पीछे नहीं है। लेकिन माजी में आप देखें, मलिक मेराज खाल साहब बड़ा नाम था, गुलाम मोहम्मद खान जुनेजो बहुत ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कौन शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिला ही नहीं। अच्छा, मलिक मेराज खाल साहब, मैं तो उनकी फैमिली को, उनके घर को सारे जाता था, तो उन जैसा बंदा भी मैंने नहीं कोई दूसरा देखा। नवाज़ा नसरुल्लाह क्या कमाल के बंदे थे। देखें, सियासत अगर किसी ने सीखनी हो ना तो वो नवाबजादा नसरुल्लाह की ज़िंदगी को आप मुताला करें, ठीक है। उन्होंने कोई सीट ना होने के बावजूद वो पार्लिमानी सियासत में तो इतने कामयाब नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में उनके किरदार को आप बाहर निकाल ही नहीं सकते। गुरु थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है अज़हर सिद्दीक़ साहब कि जब मैं निकलसन रोड से गुजरता हूँ ना, तो उनके घर, जहाँ उनका घर था ना, वहाँ अब जूते फ़रोख्त होते हैं, वहाँ लंडे की चीज़ें फ़रोख्त होती हैं। दुनिया जो होती है ना, माशरे जो होते हैं ना, वो अपने ऐसे हीरोज़, ऐसे करैक्टर्स को महफूज कर लेते हैं, उनकी चीज़ें प्रजर्व कर लेते हैं। काश वहाँ जो है वो एक सियासत का म्यूज़ियम बना देते। मैं वैसे बताऊँ आपको मियाँ साहब, आज आपने बात बड़ी ज़बरदस्त छेड़ी है, और मैं इस चीज़ को आगे आपके सामने ना, और मैं बता दूँ, ये काम आप और हम लेके चलेंगे, डन हो गया। अभी आज आपसे इंशाल्लाह वादा किया को हम बाकायदा वहाँ पर उसके लिए कोशिश करेंगे। हुकूमती सतह पर मुझे अदालतों में जाना पड़े, हमें सियासतदानों से गुफ्तगू करनी पड़े, हम आज से बेड़ा उठा लिया है कि हमने आज कम अज़ कम ये वाला काम जो है ना, इंशाल्लाह आप और मैं इकट्ठे करेंगे इंशाल्लाह। चलें, ये तो फ़ायदा हुआ हमारे ईद में मिलने का कि कम से कम एक अच्छा काम। अच्छा, मुझे अब आज आ जाते हैं अब आज की सियासत में। आज की सियासत में रोना है, यानी मैं 2023 में मैं को तकरीबन 9 महीने, आपको पता यूँ कि मेरे इसी घर पेट्रोल बम्बों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, बड़ी तकलीफ से ज़िंदगी रही। मुझे इमरान खान साहब की तरफ से टिकट भी दे दिया गया, बुशरा बीबी साहबा की तरफ से भी। वो अंदर का मामला कुछ और थे, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, और मैं लड़ना भी नहीं चाहता कि जो हालात और वाक़यात क्या हो चुके हैं, मैं ख़ुद अवॉइड करता रहा हूँ इस सारे मामले में। आप मौजूदा दौर में देखें, मैं अपनी बात पहले बता दूँ, मैं समझता हूँ कि सियासत का वो स्टाइल ना ले सका इमरान खान, लेकिन कमो बेश जिस तरह से वो खड़ा है यार, मैं बाकी बातों की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं सियासी बात करना चाहता हूँ। आपका क्या नुक्ता नज़र? मैं समझता हूँ कि ये एक इनकलाब, इमरान खान इस मुल्क में ना इनकलाब ला चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी उनसे गलती हुई है। वो अगर थोड़ा सा सब्र कर लेते ना, क्योंकि उनको कहा गया था कि अगर आप इक़्तिदार नहीं लेंगे तो फिर बिल्कुल आप फारग हो जाएंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करते। और वाकई हमेशा जो भी सियासत में आता है उसका मुतमईन नज़र होता है मैं किसी तरह पार्लियामेंट में चला जाऊँ, और कौन सी सियासी जमात ऐसी है जो मुझे पार्लियामेंट में ले जा सकती है।
अच्छा, अगर इमरान खान साहब ना थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते, एक तो 2013 में जो है ना वो उन्होंने, चूँकि लोगों जो उनका नज़रिया था, नैरेटिव था, वो ये था कि ये दोनों सियासी जमातें जो हैं ये नाकाम हो चुकी हैं, और इसमें शक भी कोई नहीं था कि दोनों सियासी जमातें नाकाम हो चुकी थी, पाकिस्तान के लोग मायूस थे, उन्होंने एक होप दी थी। अगर वो रवायती सियासतदानों को ना लेते, बिल्कुल नए लड़कों को, राहन लोगों को जो है वो टिकट देते और वो इलेक्शन हार जाते, वो 2018 का भी हार जाते, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा इनकलाब आना था। फिर आप जिसको भी टिकट देते उसने जीत जाना था, और फिर वो असम्बली जो थी ना उसने इनकलाब लेके आना था। जब इमरान खान साहब ने रवायती सियासतदानों को साथ लगा लिया ना, तो उन्होंने इमरान खान को रास्ते में मरवा दिया। अभी आप आज की बात भी कर रहे हैं, इसका मतलब है जितने पुराने चेहरे हैं वो इमरान खान को मरवाने वाले हैं बिल्कुल, क्योंकि वो कंप्रोमाइज्ड हैं। वो उनको ईमान की हद तक यकीन है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ हमारे ऊपर होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। ठीक है, वो देखिए ना, आपसे गुफ्तगू करने का यही फायदा हुआ ना, आपने आज एक बड़ी गुर की बात बताई आपने जी, कि असल जो हम कह रहे हैं ना कि जो पुराने लोग हैं, जो सियासतदानों में वो कंप्रोमाइज्ड हैं, और वो उनको ये है कि एस्टैब्लिशमेंट बगैर चल नहीं सकते। ये बड़ी बात है आपने कही, आपने इशारा सारा बता दिया। अच्छा, चूँकि हम प्रोग्राम को ज़्यादा हम लंबा नहीं करना चाहते, लेकिन आज आपने सियासत के गुर काफ़ी सिखा दिए। पुरानी हमने कुछ कमिटमेंट्स भी कर ली। अब आने वाले हालात में एक तो देखें, जिक्र ना करें ऑपरेशन सिंदूर का सत्यानाश करने में हमारी कौम ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाक फ़िज़ाइया ने, बहरिया ने, फिर सोशल मीडिया ने, तमाम सियासी जमातों ने, तो गलत होगा कि हम उसका जिक्र ना करें। आप ये सारा कुछ होने के बाद, अब सिनेरियो इंडिया के साथ ये होने के बाद इंडिया बैकवर्ड पे जा चुका है, पाकिस्तानी सियासत का रुख क्या देखते हैं और क्या होगा? अगर सिद्दीक साहब देखें, एक निज़ाम कुदरत है, ठीक है, जब आप उसके साथ खिलवाड़ करते हैं ना तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हक और सच जो होता है ना वो एक ताकत होती है, उसको आप ज़्यादा देर तक जो है दबा के रख नहीं सकते। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मौका दिया है, शायद सदियों में ऐसे मौके मिलते हैं। ये फ़तेह मुबीन जो पाकिस्तान की कौम को मिली है, इसने कौम को कर दिया यूनाइट। अब देखें कि इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये बात है, हम अगली बात मैंने यही करनी है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। देखें, पाकिस्तान को इंटरनल इस्तेहकाम की ज़रूरत है। देखें, 1965 की जंग भी हमने जीती थी और कौम का मोराल उस वक्त भी बहुत बुलंद था, लेकिन एक साल बाद फिर जो है ना अयूब खान के ख़िलाफ़ काम शुरू हो गया था। लिहाजा ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हालात बदल चुके हैं। हालात यहाँ पाकिस्तान में 1 मिनट लगता है, ठीक है, जिस तरीके बोलने में बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें जो है ना इन हालात से फ़ायदा उठाते हुए हमें कौम को यूनाइट रखने के लिए इक़दाम करने चाहिए। आप माशरे को तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम और अखलाकी इक़दार की बेहतरी के लिए हमें अभी से इक़दाम करने चाहिए। और देखें, मुझे बड़ी शर्म आती है सियासत पर फिर आप कहेंगे तनकीद करते हुए कि देखें, किसी सियासी जमात या किसी थिंक टैंक ने इस सूरत हाल को कैसे आगे लेकर चलना है, इससे क्या फ़ायदा उठाना है, पाकिस्तान ने क्या हासिल किया है, क्या हम रोड मैप आगे हमारा होना चाहिए, सिफर हैं। और सारी सियासी जमातें सिर्फ तोको लगा के बैठी हुई हैं जी, वो नहीं करना जो करना। हाँ, देखा ना, ये बात बड़ी ज़बरदस्त कह दी। तो आपके प्रोग्राम को सम अप करते हुए मैं बड़ी वजाहत के साथ एक बात बताता चलूँ आपको, मैं जो मैं समझ पाया हूँ कि ये टाइम है, इमरान खान का आप जितने झूठे केस बनाए हैं वो नज़र आ गए हैं। साइफ़र के साथ क्या हुआ, इधर मैं जो कि वकील हूँ, मैं एक चीज़ को सबको समझता हूँ। तो ये एक टाइम ऐसा है कि आपको अब ये बहुत हो गया, आने दें इमरान खान को बाहर आ गया, हैव ए हेल्थी डायलॉग, आप गुफ्तगू करें। और बात बड़ी सीधी सी है, सड़कों पे एहतजाज करना चाहते हैं वो रोकना नहीं चाहिए उनको, लेकिन एक वजह ये है ना कि अब इलेक्शन पिटीशन और सारे मामला तो कोर्टों के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये हम लोग परेशान बैठे हैं, हम लोग से मुराद है जो भाई लोग परेशान है या ये लोग परेशान है, भाई वो तो अदालतों के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। अदालतों के साथ 26 यानी तरमीम के ज़रिए क्या कर लिया। आप नहीं समझते कि इमरान खान को बाहर लाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इमरान खान से ना फौरी तौर पर डायलॉग का रास्ता निकालना चाहिए। देखिए, बेहतरीन हिकमत कारी जो होती है ना
वो डायलॉग होती है। आप डायलॉग में मसरूफ़ करें। अगर आप डायलॉग में मसरूफ़ नहीं करेंगे इमरान खान को, तो फिर तंग आमद बजंग आमद कितनी देर तक वो वेट करेगा, फिर लोग सड़कों पर आएंगे और फिर हालात ख़राब होंगे। लिहाजा उन हालात को आप बेहतर अदराक पहले कर लेना। अदराक करने के लिए इमरान खान को डायलॉग की तरफ लेके देखें, आप उसको मसरूफ़ करें, ठीक है, उसको बेशक प्रलॉन्ग कर लें, लेकिन कम अज़ कम उसके साथ गुफ्तो शनीद का आगाज़ तो करें ना आप, ठीक है। आप ज़्यादा देर तक उसे इग्नोर नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता दूं। बहुत शुक्रिया आपका मियाँ हबीब साहब। देखें, आप देखें ज़रा मियाँ हबीब साहब, आपको ज़रा उन बड़े एंकर्स जो कहीं और से चलते हैं, आपको पता है, हमें भी पता है, आपको आज सियासी बातें बताई हैं, सियासी हल भी बताए हैं, किस तरह चीज़ों को लेकर जाना है, सियासत के रमूज़ व अकाफ भी बताएं। वरना ये भी इस तरह की बातें हुकूमत का लकी छुपी एस्टैब्लिशमेंट के मर्ज़ी के मुताबिक बातें कर सकते हैं। मैंने इसलिए मियाँ हबीब साहब को दावत इसलिए आज दी थी, मैंने काबू आ गए, ज़रा चलते रहें। फिर दोबारा मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक स्टूडियो बन रहा है, तो उस स्टूडियो में बाकायदा जो है कोई हफ्तावार में कोई 2-3 प्रोग्राम पॉडकास्ट की शक्ल में ज़रूर किया करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ जी। ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।